नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। तो बात करने वाले हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या के बारे में। और ये क्लास 9 की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी क्लास 9 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी कल से आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। जनसंख्या एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है और हमारी यूपीएससी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेट करके पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि कौन सी राज्य का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कौन सी राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है, कहाँ पर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय कम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य, कम जनसंख्या वाले राज्य, ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक इमेजिन करके बताइए कि अगर हमारे भारत में या किसी भी हमारी पृथ्वी पर ही अगर इंसान ना हो तो कैसा लगेगी हमारी पृथ्वी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करती हूँ, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि आप लोगों को मालूम है कि हम जो इंसान हैं, इंसानों को हर एक ज़रूरत की आवश्यकता होती है। जैसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, खनिज तत्व चाहिए और जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं वो सभी हमें चाहिए होती हैं। लेकिन आपने देखा कि कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है तो कहीं जनसंख्या बहुत कम। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण सीधा सीधा यही है कि जहाँ पर जनसंख्या के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं और जहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। तो भारतीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जनसंख्या के संबंध में 3 प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न यही होगा कि जनसंख्या का आकार और वितरण, लोगों की संख्या कितनी है, वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन कैसे हुआ है। और तीसरा होगा जनसंख्या की गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जनसंख्या वृद्धि कानून या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए अथवा नहीं। ये हम आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। और आपको मालूम है हमारे एक दूसरा चैनल भी है मुकुल परिहार करके, उस पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी हमारी सारी जानकारी, जिसमें आप लोगों को मेरे जो द्वारा बनाए गए वीडियो हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उनमें नॉलेजेबल जानकारी होती है, पूरे के पूरे रिसर्चेबल वीडियो होते हैं, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या का आकार और वितरण की। तो हमारे भारत देश में जनसंख्या तो आप लोग को मालूम है लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। 121 करोड़ थी, 135 करोड़ हो गई है। लेकिन विजन 2020 का जो आंकड़ा था कि 121 करोड़ होगी, लेकिन वो उसके पहले ही हम छू गए थे। तो हमारे भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यानी अगर अभी तो देखिए हमारी 2021 की जनगणना हुई नहीं कोरोना के चक्कर में, तो हमारी विश्व की प्रतिशत कितनी है जनसंख्या? 17.5%। यह 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के स्थान पर निवास करते हैं। यानी कि विश्व की जनसंख्या परसेंट अगर पूछा जाए तो 17.5, और अगर हम ज्योग्राफिकल परसेंट पूछें एरिया का, इंडिया का, तो आपको याद रखना है 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया हमारे भारत के पास देखने को मिल जाएगा। मैप में भी आप देख सकते हैं कि हमारे भारत के पास कितनी भूमि है। हमारे भारत के पास मात्र इतनी भूमि है पूरी दुनिया की, लेकिन हमारे भारत के पास पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या निवास करती है। यानी कि 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है, और जबकि 2.4% ही हमारे पास जगह है। वैसे ही सेम कंडीशन अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो देखिए सबसे नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है, उसका नाम है रूस। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आने वाला देश है चाइना। तो बात करेंगे एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी, याद रख सकते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। प्रयास 1872 में और संपूर्ण गणना 1881 में की गई। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सबसे पहले 1872 में, उसके बाद 1881 में संपूर्ण समय अंतराल वाली जनसंख्या गणना की गई थी। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर लगभग 1990 लाख समझते हैं। 100 लाख में 1 करोड़ होता है। 1990 लाख मतलब समझ जाइए 19 करोड़ 90 लाख आबादी निवास करती है।
उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम में आबादी मात्र 6 लाख ही है। यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी अगर पूछी जाए तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश वाले राज्य में देखने को मिली। और अगर इसके अलावा दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में सिक्किम में केवल 6 लाख लोग ही निवास करते हैं, जबकि लक्षद्वीप में केवल 64,429 जो लोग ही निवास किया करते थे 2011 में। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी लगभग 5.5% आपको देश की कुल आबादी का देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य 2001 के पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो राजस्थान नंबर 1 पे आ गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 राज्य है राजस्थान, याद रखेंगे, ठीक ना। और कौन कौन से 5 राज्य हैं जहां पर देश की आधी से अधिक आबादी निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सिक्किम में 6 लाख लोग ही निवास करते थे, जबकि लक्षद्वीप में मात्र 64,429 लोग ही निवास किया करते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार देखने को मिलता है, तो जनसंख्या घनत्व आसमान वितरण को बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है, क्योंकि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं। तो याद रखने वाली बात है कि भारत में पहले लेते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और भारत विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां पर बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मात्र यही 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था, तो भाई याद रखेंगे आप लोग बिहार का, और दूसरे नंबर सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो सबसे कम में आपको अरुणाचल प्रदेश का देखने को मिल जाएगा, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति ही 1 किलोमीटर में निवास करते थे, जबकि बिहार में आप लोग को कितने 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से निवास किया करते थे। यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां आंध्र प्रदेश। इसके अलावा मध्य प्रदेश 6वें नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे तमिलनाडु, 8वें नंबर पे राजस्थान, 9वें नंबर पे कर्नाटका, 10वें नंबर पे गुजरात, 11 पे उड़ीसा, 12 पे केरल, 13 पे झारखंड, 14 असम, 15 पंजाब, 16 छत्तीसगढ़, 17 हरियाणा, 18 दिल्ली, 19 जम्मू कश्मीर, 20 उत्तराखंड और 21 में आपका अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निवास करते हैं। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 याद तो कर ही लेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है 6वें नंबर पे मध्य प्रदेश। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा आबादी 16% उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7% जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि बात करें तो जनसंख्या में आप देखेंगे कि 250 से कम जो लोग, यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश देख लीजिए पहले क्षेत्र, आप लोगों को बंगाल, बिहार और दिल्ली, ये रेड डॉट देखिएगा, दिल्ली, बंगाल, बिहार, यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। ऑरेंज कलर में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको 751 से 1000 तक के बीच लोग देखने को मिल जाएंगे। और ये ग्रीन इलाका जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ज़्यादा डार्क ग्रीन है जो, इसमें कम लोग निवास करते हैं। मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे 250 से कम लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद 250 के बाद 500 के बीच ये पूरा इलाका जो है वो आप देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश और केरल में ही ज़्यादा लोग निवास करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, फिर नहीं कहिएगा बताए नहीं। तो सबसे अधिक आबादी कहाँ पर है हमारे भारत में, एक तो आबादी सबसे ज़्यादा राज्य में कौन सी है, उत्तर प्रदेश। अगर घनत्व की दृष्टि से देखें तो फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर दिल्ली भी देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यदि हम कम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये सब कम वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो आप लोगों को मालूम है कि जनसंख्या वृद्धि हो क्यों रही है। पहले हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, जैसे कि इलाज नहीं हुआ करता था तो लोगों की मौत हो जाती थी, खाना नहीं हुआ करता था लोगों के पास। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सरकारों ने अच्छे काम किए हैं, एम्स बनाए हैं, IIT बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, जिसके कारण क्या है, अब लोगों के पास सुविधाएं मुहैया होने लगी हैं, जिस कारण से लोगों की मौत नहीं हो रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश
राज्य के निवासियों की जनसंख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या के प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। यानी कि उसके पहले की जनसंख्या को उसकी बाद की जनसंख्या से घटाकर जो प्राप्त किया जाता है, जो एक दशक की जनसंख्या वृद्धि कहते हैं कि एक दशक में कितनी वृद्धि हुई है, उसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा दर महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में से प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति की वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि भारत में आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई। यानी 12,100 लाख मतलब समझ रहे 121 करोड़ हो गई। लेकिन जो हमारी 1951 में मात्र कितने करोड़ थी, 36 करोड़ थी, जो 121 करोड़ 2011 में हो गई। ये बात यहाँ पर कहने की हो रही है। तो एक तो दशकीय वृद्धि होती है और एक प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि होती है, याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 पहलू और हैं आप लोगों को याद रखने के लिए। जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन का प्रभाव भी पड़ता है कि जनसंख्या वृद्धि में जन्म कैसा हो रहा, मृत्यु कैसी हो रही है और प्रवास कैसा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई बच्चा जन्म के समय मर जाता है या फिर उसका जन्म ही नहीं होता या मृत्यु हो जाती है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सुविधाएं नहीं होती थी, अगर कोई बच्चा मर रहा है तो मर जाता था। लेकिन आज इतने डेवलप इक्विपमेंट हमारे पास हैं या सभी देश के पास हैं कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी बचाने में अपने कामयाब होने लगे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग देख लेंगे। हाँ, यहाँ देखेंगे हम। देखिए तो किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में मात्र 1820 लाख वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इन पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है और 2045 तक भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सबसे नंबर 1 बन जाएगा जनसंख्या में, और नहीं तो तुम सोचो विश्व गुरु बन जाए। विश्व गुरु बात का है, लेकिन ये 2045 में जनसंख्या में नंबर 1 जरूर बन जाएगा। पता नहीं इस साल अगर हो जाती जनगणना तो पता नहीं इस बार भी बन जाते कहूँ। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर। देखो, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यानी कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया लेकिन मात्र 700 ही जिए तो उसको हम जन्म दर कहेंगे। यदि यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। यानी कि बच्चे मरते कम हैं, जीते ज़्यादा हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण बना है। क्योंकि देखो, सुधार हो जाता है, अटैक आ रहा है तो अटैक के लिए तुरंत इलाज है, सबके लिए तुरंत इलाज बन जाता है। 1980 तक उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। यानी कि आपने याद रखना है कि देखो, जन्म दर भी बढ़ी है और मृत्यु दर भी बढ़ी है। क्योंकि जन्म दर बढ़ सकती है कि मृत्यु दर बढ़ सकती है, किससे हमारे देश को नुकसान है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, एक आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि एक आपके सेंटीमेंट अलग हो सकते हैं लेकिन देश के लिए आपकी कोई उतने मायने नहीं होते हैं जितने कि किसी देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के। क्योंकि उनका कहना है मरो लोग,
उनका कहना है कम बच्चे जन्म लें, लेकिन बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट होते हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, कि हमारे घर से किसी की डेथ ना हो। लेकिन ये तो एक आपको मालूम है, मौत तो एक सत्य है कि भाई मरना ही है किसी न किसी दिन। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक, देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। क्या? प्रवास देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण होता है। यानी प्रवास आपको मालूम है, जैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार या पैसा कमाने के लिए जाते हैं। क्यों? आप बताओ कि यदि आपके स्थान पर ही रोजगार मिल जाएगा तो आप परेशान क्यों होंगे? आपको क्यों दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता, इंदौर जाना पड़ेगा? आप लोगों को जब यहीं रोजगार मिलेगा तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप लोग समझदार हैं, इसको हम आगे बाद में बात करेंगे। तो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारण है या घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। यानी कि ये आप याद रखेंगे कि कितनी कितनी थी। तो 1951 में 17.29% थी, जो कि 2011 में बढ़ के 31.80% हो गई है। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर ही लगभग 35 से बढ़कर 53 हो गई है। आप लोगों को मालूम है, लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो शहर से गांव की ओर जाएं, क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, गांव में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, गांव में हेल्थ सेक्टर नहीं है, गांव में पानी नहीं है, लाइट नहीं है। इस कारण से लोग क्या कर रहे हैं? शहरों की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आयु संरचना, किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषता में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी और काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। बच्चे, वयस्क, वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र में आबादी और सामाजिक आर्थिक ढांचे के निर्धारक होती है। आप बताइए कि यदि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े बूढ़े हो जाएं तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन कमाने वाले कम हो जाएंगे। इसके बाद किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, बच्चे जो 15 वर्ष से कम है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते, यानी पैसा नहीं कमा सकते, और इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना होती हैं। अगर बच्चों को खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। वयस्क 15 से 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है, यानी कि ये उत्पादनशील समझते हैं, ये पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद आएगा वृद्ध। तो याद रखेंगे 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है 15 वर्ष से कम, दूसरी कैटेगरी 15 से 59, तीसरी कैटेगरी है 59 से अधिक। ये उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं होती। बच्चों और वृद्धों की प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों में हम आपको चित्र में दिखाएंगे। अभी यहाँ इमेज नहीं डला है, ये देख लो। सबसे ज़्यादा वयस्क भारत में हैं। कितने हैं सबसे ज़्यादा वयस्क हैं? 2 मिनट, पीला कलर नहीं है, ये ऑरेंज कलर है, रेड ब्लैक कलर देख लेना। ये आपका सबसे ज़्यादा क्या है? वयस्क है। उसके बाद बुद्ध मतलब जो वृद्ध होते हैं, बूढ़े, और ये बच्चे। तो बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम, इनकी उम्र 15 से लेके 59, और इनकी 59 से प्लस। समझ गए? याद रखेंगे 59 प्लस कहाँ होता है, 15 से कम कहाँ होता है, और 15 से 59 तक कहाँ होता है। चलिए, इसके बाद लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। याद रखेंगे यह जानकारी। इसके अलावा आपने यह बात याद रख लेनी, बस वो ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। लेकिन सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, भारत का 2011 का लिंगानुपात अगर हम बात करें तो 2011 का लिंगानुपात 943 है, 1951 का 946, 1961 का 941, 1971 930, 81 का 934, 91 का 929, 33। यानी कि 2011 में लिंगानुपात बढ़ गया है।
केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 है, जबकि दिल्ली में मात्र 866 और हरियाणा में मात्र 877 ही प्रति 1000 पुरुषों पर जनसंख्या यानी महिलाओं का लिंगानुपात देखने को मिलता है। केरल में सबसे अधिक है, याद रखेंगे। पुडुचेरी में भी सबसे अधिक है, दिल्ली में कम है और हरियाणा में भी सबसे कम आपको देखने को मिल जाएगा। साक्षरता दर, आप बताइए, अगर आप पढ़ते लिखते हैं तो आपको मालूम होगा कि भाई पढ़ने लिखने वालों को तो साक्षरता किसी जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध और विकास का कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर या लिखकर या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% थी। कितनी थी? 73, जिसमें पुरुष 80% और महिलाएं 64.6% साक्षर थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73 थी। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरला। आपने मालूम नहीं है तो मैं बता दिया हूँ। व्यावसायिक संरचना, आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत। व्यावसायिक मतलब समझ लो कि आप लोगों को मालूम है, मैंने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र पढ़ाया है। प्राथमिक क्षेत्र सीधा खेती होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा जो होगा, खेती से आप दूसरी चीज को बनाएंगे। और तीसरा होगा जो आपने जैसे खेती से आटा बनाया, आटा को बेचकर जो काम करेगा वो आएगा तृतीयक क्षेत्र में, जैसे होटल रेस्तरां वगैरह। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन आदि आएगा। और द्वितीय क्षेत्र में उनके उत्पादक भवन निर्माण कार्य आएगा। और तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन सेवाएं शामिल होती हैं। विकसित और विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाओं कलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 64% भाग या हिस्सा केवल कृषि में ही निर्भर है। और द्वितीयक में 13 और तृतीयक में 20% लोग ही यहाँ पर क्या करते हैं? काम किया करते हैं। 64% लोग भारत में खेती करते हैं। आप इमेजिन करो। लेकिन आपने गौर किया होगा कि किसानों के बेटे अब IAS भी बनने लग गए हैं। तो अगर आप भी एक किसान के बेटे हैं, आप भी एक मजदूर के बेटे हैं, तो IAS IPS बन सकते हैं। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना की एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है या करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयासों के द्वारा भारत की जनसंख्या की स्वास्थ्य स्तर पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1000 पर 25 थी, जो घटकर मात्र 7 रह गई है। क्या? 7 2000 में। और औसत आयु जो 1951 में 36 थी, 7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 हो गई है। यानी कि 36.7 थी तो आज वो 67.9 हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार कारक जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियां, बचाव, रोगों के इलाज, आधुनिक तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक महत्वपूर्ण विषय का चिंता बना हुआ है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है और तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध हैं। ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष की आयु के होते हैं। ये भविष्य के महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं और भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। ये भी याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक। भारत की जनसंख्या का कुल 5वां भाग है किशोर। ये भविष्य के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। शिक्षा के प्रसार और उनमें सुधार के लिए समस्याओं के प्रति जागरूक बढ़ाई जा सकती है, ऐसा कर लेना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये इंपॉर्टेंट है। तो परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति की स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों के बच्चों को छुटकारा दिलाने,
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा है। यानी इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देंगे, शिशु मृत्यु दर को कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी जो बीमारी होती है उनको लगाना, टीका लगाते हैं, शादी की उम्र को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन के लिए जन केंद्रित कार्यक्रम चलाना। ये जनसंख्या नीति का मुख्य कारण था, या फिर क्या कह सकते हैं हम, उद्देश्य था। जनसंख्या नीति और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों, आप बताइए कि जो 10 से लेकर 19 वर्ष की उम्र होती है उसी वर्ष में लोग IAS IPS के लिए तैयारी करते हैं, उसी वर्ष में लोग अपराधी बनते हैं, उसी वर्ष में लोग पुलिस वाले बनते हैं, उसी वर्ष में लोग सब कुछ बन जाते हैं। अगर उसी के समय अगर उसकी थोड़ी सी भी क्या कह सकते हैं परवरिश में कमी हो जाती तो वो बिगड़ जाता है। तो भैया ये आप देख लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि दर कैसी रही है भारत की 1951 से लेकर 1961 से 71, यानी भारत की 2001 से 2011 तक मात्र 17.64% वृद्धि देखने को मिली है। और ये सबसे हाईएस्ट कब थी, तो याद रख सकते हैं आप, सबसे हाईएस्ट थी 24.8 1961 से 1971 के बीच में हाईएस्ट देखने को मिली थी, और सबसे कम अभी देखने को मिली है। इसके अलावा भारत में अगर जनसंख्या कितनी बड़ी है तो 2011 में 1210.019 यानी लाख बढ़ी है। इसके अलावा ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बुक्स में दिए गए थे तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए निकाल दिए। अवदाब क्या होता है, ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। अवसादी सेलें, अवसादों से बनी हुई सेलों जिस प्रकार परतदार चट्टान या संरचना होती है। आग्नेय मतलब मैग्मा या ज्वालामुखी से। आधार जनसंख्या दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात में 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है दूसरे पर निर्भर करेंगे। आर्थिक रूप से सक्रिय 15 वर्ष से बड़े और 59 वर्ष से नीचे। आंतरिक अववाह एक ऐसा अववातन जिसमें नदियों को जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच धरातल या समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप से रेखा पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड होता है जो महाद्वीप के शेष भाग से पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतः अलग होता है। भारत एक उपमहाद्वीप है, याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप याद रखिएगा, नहीं तो कहा बताया नहीं। किशोरावस्था वह आयु है जो कि व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु प्राप्त कर लेता है और किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है, जैसे कि ऐसा व्यक्ति जो 10 से 19 आयु वर्ग का होता है किशोरावस्था कहलाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या बढ़ने की गति को बताता है। वृद्धि दर दो प्रकार की होती है, एक तो वार्षिक होती है, एक दशकीय होती है, हमने आपको बता दिया था। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। जन्म दर जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महून गाद या शिलाकणों से काप या जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है, यानी उसकी जीने की आयु या क्षमता। जीवोम एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों को पादप समूह को जीवोम कहते हैं। झील एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गड्ढे में से हो, चारों ओर पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन युवा पर्वत पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर में बने मूरदार और बलित पर्वत जैसे हिमालय, अल्पास, एंडीज, राकीत। निमज्जन जलवायु विज्ञान की में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। पठार विस्तृत ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर अपेक्षाकृत समतल हो, किनारों तेज ढाल वाले हों, पठार कहलाता है। पर्यावरण आप जानते हो हमारे चारों वाले क्षेत्र को। पर्वत पृथ्वी के धरातल के ऊपर उठा हुआ भाग पर्वत कहलाता है। पशु पक्षी क्षेत्र में रहने वाले आप जानते होंगे। प्रवसन होता है बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी हमारे भारत में प्रवासी पक्षी आते हैं और 8 जनवरी को हमारे भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र एक लोग दूसरे लोग को मार के खा जाते हैं, लोग नहीं मतलब जानवर, वो कहलाता पारिस्थितिक तंत्र। निर्भर होना। भ्रंश आंतरिक हलचल के कारण भूपृष्ठ में पड़ी दरारों को भ्रंश कहते हैं। भारतीय भूभाग जो भारत में आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आपका गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखेंगे। भूगर्भीय आकृति भूगर्भीय प्लेट भूपरपटी की नीचे वाली प्लेट्स। हिमानी जानते हैं या बर्फ का ढेर। स्थानीय समय क्या होगा, जो वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। स्थल मंडलीय चट्टानें ये छोड़ दो। वलय जानते हैं चक्र, जैसे कि शनि में वलय है कि नहीं। लैगून एक प्रकार की झील होती है छोटी सी खारे पानी की।
लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। रूपांतरित या कायांतरित सेलें आग्नेय से अवसादी बन गई, वो होती हैं। मिलियन प्लस सिटी, 10 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं, वो कहलाती मिलियन प्लस सिटी। मृत्यु दर प्रति 1000 पर जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून, एक बड़े क्षेत्र में पवनों के बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, जिससे ऋतु या मौसम में अंतर होता है। भूसन्नति का सिद्धांत पूछा गया था कई बार। तो भूपरपट्टी में बृहद गर्त और द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई, जिसका तल दोनों किनारों की सहितियों से अपरदित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता है जाता है। फलस्वरूप अवसादी सेलों की मोटी परतों का निर्माण होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी क्लास 9 की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। पीडीएफ आप लोग हमारे माय डियर स्टूडेंट ग्रुप या फिर आप हमारे ऑफिशियल यूपीएससी जो ग्रुप है उस पर भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।